जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आवाज़ आ रही है आपको मेरी स्टूडेंट्स? यस मैम, आ रही आवाज। जी, इस क्लास की स्ट्रेंथ के साथ आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है, आप लोग को पढ़ने का दिल नहीं करता शायद। ओके फाइन। अनमोल बच्चे अनम्यूट करें जल्दी से, शाबाश। अनमोल, अनमोल बेटा आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अनम्यूट करें बेटा। मैंने आप लोगों को डे 1 पे कहा था कि अगर आप टीचर को के कॉल पे रिस्पॉन्स नहीं करते, मैं आपके एब्सेंट काउंट कर रही हूँ उस डे की। जी, अस्का नदीम बच्चे आप अनम्यूट करें। अस्का नदीम, नौरीन, इसका नौरीन। यस मैम। आप लोगों को तरह के कौन से क्वेश्चन किया जा रहा है? क्या पढ़ा था हमने लास्ट टाइम, बताएं जी, क्या टॉपिक था? ये नहीं पता। जो आप लोगों की क्लास ये वाली सेक्शन इतना नॉन सीरियस है, आप लोगों ने नहीं पढ़ना तो आप लोग बता दें। 2-6 हो रहा है और आप लोग इस वक्त 7-8 स्टूडेंट 6-7 स्टूडेंट क्लास में मौजूद हैं और आप लोग में से कोई भी स्टूडेंट जो है वो पढ़ के नहीं आ रहा। आप लोग बच्चे इस तरह किस तरह समझेंगे? क्या आपको समझ आएगी कि मैंने आपको क्या पढ़ाया और क्या नहीं पढ़ाया? चले एनीवेज, अगर आप नहीं पढ़े तो बच्चे इसमें आपका नुकसान है, मेरा तो नहीं है। मैं आपको फिर पढ़ा देती हूँ, आपने नहीं पढ़ना तो आपकी मर्जी है। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने जो है वो बेसिकली डिस्कस किया था रोल ऑफ रेडियोलॉजी, रेडियोलॉजिकल इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक्स इन रिहैबिलिटेशन। ठीक है जी, रिहैबिलिटेशन में इसका बेसिकली क्या रोल है मैंने आपको जो है वो एक्सप्लेन किया था। ठीक है, जिसमें हमने क्लिनिकल और रिसर्च बेस्ड दोनों रीजंस देखे थे। देन जो है वो मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था कि एक्सरेज जो है वो क्या होती है, एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट द एक्सरे मशीन। ठीक है जी, किसने डिस्कवर की एक्सरेज ये भी हमने डिस्कस किया था। देन वी डिस्कस्ड के एक्सरे मशीन जो है बेसिकली उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको ईच कंपोनेंट के बारे में जो है वो बताया था कि ईच कंपोनेंट का जो है वो बेसिकली क्या फंक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद फिर जो है वो हमने पढ़ा था स्टेप्स इन एक्सरे प्रोडक्शन। ठीक है जी, एक्सरेज प्रोड्यूस करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसके थ्रू जो है वो एक्सरेज प्रोड्यूस हो रही होती है। ठीक है जी, ये स्टेप्स पढ़े थे हमने 3 पिक्चर के साथ। मैंने आपको ड्रामेटिकली जो है वो इसको एक्सप्लेन किया था। ठीक है बच्चे, उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि एक्सरे का इमेज जो है वो किस तरह आता है। ठीक है, एक्सरे सोर्स होता है, दरमियान में ऑब्जेक्ट होता है, वो उससे पास करता है, डिटेक्टर पे जाता है और डिटेक्टर जो है वो पे इमेज जो है वो बना देता है। ठीक है बच्चे, देन जो है वो मैंने आपको बताया था कि एक्सरेज के यूजेस जो है वो स्पेसिफिकली जिसको हम डिवाइड करते हैं डायग्नोस्टिक यूजेस में और थेराप्यूटिक यूजेस में। ठीक है जी, डायग्नोसिस में, फ्रैक्चर में, रीजनरेटिव चेंजेस में, बहुत सारे और जो जितने भी मस्कुलोस्केलेटल इश्यूज हैं उससे हम जो है वो डायग्नोस करने के लिए एक्सरे यूज कर सकते हैं। और थेराप्यूटिक में मैंने आपको ये बताया था कि हम जो कैंसर सेल्स हैं उनको जो है वो किल करने के लिए भी एक्सरेज यूज कर रहे होते हैं। ठीक है बेटा, उसके अलावा जो है वो हमने डिस्कस किया था कि मेडिकल फील्ड के अलावा एक्सरेज कहाँ यूज हो रही होती है। ठीक है, तो एक्सरेज जो है वो इंडस्ट्रियल वर्कप्लेसेस में यूज हो रही होती है, क्रिस्टलोग्राफी में यूज हो रही होती है। ठीक है, सिक्योरिटी पर्पसेस वगैरह में यूज हो रही होती है। सो ये जो है वो हमने डिस्कस कर लिया था। फिर मैंने आपको बताया था कि हमने जब एक्सरेज को रीड करना होता है तो उसके लिए हमने देखना होता है कि वो जो भी एरिया है, जो भी टिश्यू है, उसकी थिकनेस जो है वो क्या है। ठीक है, अगर वो सारी रेज अब्सॉर्ब कर रहा है या कुछ रेज जो है वो अब्सॉर्ब हो रही है और बाकी जो है वो डिटेक्टर तक जो है वो पहुंच रही है। ठीक है बच्चे, उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि एयर किस तरह की नजर आएगी, फैट सॉफ्ट टिश्यू किस तरह का नजर आएगा, बोन मैटर किस तरह की आपको नजर आएगी। ठीक है, ये स्केल जो है वो बेसिकली हमने जो है वो रीड किया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि एयर ब्लैक आएगी, फैट जो है वो डार्क ग्रे, सॉफ्ट टिश्यू जो है वो माइल्ड ग्रे, बोन जो है वो लाइट ग्रे और या जो मेटल है वो व्हाइट कलर की आपको नजर आएगी। ठीक है, उसके बाद ही फिर एक एक्सरे हमने देखा था। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर आपने जब भी पेशेंट से एक्सरे जो है वो कहना होता है, रिकमेंड करना होता है, तो उसमें कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, जो कि आपने देखने होते हैं। आपने हमेशा देखना है कि एक व्यू नहीं आपने देना, हमेशा 2 व्यूज ही पेशेंट को लिख के देने हैं। फिर आपने ये देख लेना है कि एक सिंगल अगर जॉइंट अफेक्टेड है तो उसके प्रॉक्सिमल और डिस्टल जो जॉइंट है वो भी आप देख लें। ठीक है,
फिर यहाँ पे मैंने आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि हैंड्स और फीट के लिए हम जो है वो इंटीरियर लेटरल और ऑब्लिक व्यूज जो है वो प्रेफर करते हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट्स थे उसमें भी यही था कि जब भी आपने एक्सरे करना है तो आपने कौन कौन सी चीजें देखनी है कि मशीन एरर तो नहीं है, ह्यूमन एरर तो नहीं है। ठीक है, आपने हमेशा एक्सरे को जो है वो एनाटॉमिकल पोजीशन में पकड़ना है। ये सारे जो है वो पॉइंट्स हमने रूल्स पढ़े थे। ठीक है, उसके बाद ये रूल ऑफ टू मैंने आपको बताया था कि जो कि रूल ऑफ टू क्या कहता है कि हमने दो व्यूज लेने हैं, दोनों जॉइंट्स देखने हैं आपने, जो जॉइंट अबव है, जो जॉइंट बिलो है। ठीक है, एक्सरसाइज को आपने हमेशा रिपीट भी करवाना है अगर आपको लगता है जरूरत है, और हमेशा आप अफेक्टेड और नॉन अफेक्टेड दोनों को जो है वो आपस में कंपेयर जरूर करें। ठीक है बच्चे, फिर मैंने आपको बताया था कि जब भी आपने एक्सरे रीड करना होता है तो उसमें आपने क्या क्या देखना होता है कि कौन सी बोन अफेक्टेड हुई हुई है। ठीक है, उस बोन का कौन सा पार्ट अफेक्टेड हुआ है, अपर पार्ट है, मिडिल पार्ट है, लोअर पार्ट है। ठीक है, शैफ्ट है, उसका कोई ट्रोकेंटर है, वो जो है वो अफेक्टेड हुआ है। ठीक है, फिर फ्रैक्चर किस टाइप का फ्रैक्चर है। ठीक है, आपको डिफरेंट फ्रैक्चर की टाइप्स पता होगी, हम आगे भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद बोन की ओवरऑल हेल्थ किस तरह की है। ठीक है, बोन जो है वो उसमें कोई पैथोलॉजिकल चेंजेस हैं, बोन पोरस है, ये सारी चीजें आपने जो है वो जरूर देखनी है। ठीक है, फ्रैक्चर जो है वो ओल्ड है या फ्रेश है। ठीक है, किस तरह पता चलेगा, इस तरह पता चलेगा कि अगर ओल्ड फ्रैक्चर होता है तो उसमें कहीं ना कहीं आपको कैल्शियम डिपॉजिट्स नजर आ जाते हैं। ठीक है, जो न्यू फ्रैक्चर होता है उसमें आपको कैल्शियम डिपॉजिट्स जो है वो नजर नहीं आएंगे। ठीक है बेटा, यहाँ से व्यूज आई थिंक हमने नहीं पढ़े थे, यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। ठीक है जी, तो आज हम एक्सरे व्यूज से स्टार्ट करते हैं बच्चे। जो मोस्ट कॉमनली हम एक्सरे व्यूज जो है वो बेसिकली यूज कर रहे हैं, उसमें आ जाता है एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू, जिसको आप एपी व्यू भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा पोस्टीरियर इंटीरियर व्यू होता है, लैटरल व्यू होता है, ओब्लिक व्यू होता है, सम स्पेशल व्यूज। ठीक है जी, अब वो कौन कौन से हैं वो फिर मैं आपको जो है वो वन बाय वन बताती हूँ। अच्छा, एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू, बेटा इसमें आपको कोई रटलाइजेशन लगाने की जरूरत नहीं है। एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू का क्या मतलब है कि इंटीरियरली बॉडी का जो भी पार्ट है, ठीक है, उसके इंटीरियरली रेज जो है वो पास करी होंगी, और जो एक्सरे डिटेक्टर है वो कहाँ होगा, बॉडी के पोस्टीरियर साइड पे पड़ा हुआ। ठीक है, इंटीरियरली रेज पास करी है और डिटेक्टर जो है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, पोस्टीरियरली पड़ा हुआ है। ठीक है, ये होगा इंटीरियर पोस्टीरियर व्यू। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट आपके पास लेटरल व्यू। लेटरल व्यू जो है उसमें क्या होगा, एक्सरे बीम इज एक्सपोज्ड फ्रॉम द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी पार्ट। ठीक है, अगेन वही बात है कि नेम शो कर रहा है कि जहां आप बॉडी पार्ट से लेटरल एस्पेक्ट से रेस पास करिए वो लेटरल व्यू हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ओब्लिक व्यू। ओब्लिक व्यू में क्या होता है, एक्सरे बीम इज एक्सपोज्ड फ्रॉम अ प्लेन व्हिच इज ओब्लिक टू द बॉडी पार्ट ऑन व्हिच द एक्सरे बीम इज फोकस्ड। ठीक है, यानी कि ओब्लिक व्यू में क्या होगा कि बॉडी पार्ट जो है उसको हम ओब्लिक या फिर डायगोनल जो है वो साइड से एक्सरेज को जो है वो पास करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंटली तीन बहुत ज्यादा जो है वो यूज होने वाले व्यूज हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर, लैटरल और ओब्लिक व्यूज। उसके बाद ये पिक्चर आप देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये देखें बच्चे, अब ये हमारे पास कौन सा है, एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू है। मैंने आपको अभी क्या बताया है, एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू में क्या होता है कि पेशेंट का जो पार्ट होता है बॉडी का जिसका हमने एक्सरे करना होता है, उसके इंटीरियर से रेज पास करती है, यानी कि यहाँ से ऊपर से रेज आएंगी और डिटेक्टर कहाँ पड़ा हुआ है, पोस्टीरियर साइड पे पड़ा हुआ है। ठीक है, इसी तरह से हमने जो है वो पढ़ा है लेटरल व्यू। तो लेटरल व्यू में आप देखेंगे जो लेटरल एस्पेक्ट है पेशेंट के आर्म का, वहां से रेज पास करेंगे और डिटेक्टर अगेन पोस्टीरियर साइड पे पड़ा हुआ। ठीक है, उसके बाद जो ओब्लिक व्यू होता है उसको बेसिकली हम जो है वो डिफरेंट एंगल से ले सकते हैं। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि कौन सा जॉइंट है जिसका आपने पेशेंट को एक्सरे रेफर करना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एल्बो जॉइंट का अगर हमने देखना है, ठीक है, तो एल्बो जॉइंट के लिए ओब्लिक व्यू के आपने पेशेंट से क्या कह दिया, इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन आर्म की करवा दी, और दोनों एंगल्स से जो है वो व्यू ले लिया, और आपने देख लिया कि जो ह्यूमरो अल्नर जॉइंट है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, या जो रेडियो अल्नर जॉइंट है उसमें कोई फ्रैक्चर तो नहीं है या और कोई इशू तो नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये जो है वो मेजरली मोस्ट कॉमनली यूज होने वाले जो है वो व्यूज हैं। आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है कि मोस्ट कॉमनली एक्सरे के जो व्यूज हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो आप बताएंगे कि एपी व्यू होता है, लैटरल व्यू होता है और ओब्लिक व्यू होता है। अच्छा बच्चों, उसके बाद आ रहा था कुछ स्पेशल व्यूज। अब स्पेशल व्यूज क्यों है, स्पेसिफिकली कंडीशंस के साथ रिलेटेड ये व्यूज हैं। ठीक है, जैसे कि जो उसके फॉइड है, आपकी जो कार्पल बोन है, अगर उसका फ्रैक्चर हो जाए तो उसके लिए हम स्पेसिफिकली ओब्लिक व्यू जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, अब बेटा क्योंकि आप लोगों को जो है वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आपको पता है ना आएंगे पेपर में, ठीक है ना, तो इसलिए आप लोगों ने सिनेरियो बना के जो है वो पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसका क्वेश्चन दे सकती हूँ कि एक पेशेंट है वो आया है, वो फॉल ऑन आउटस्ट्रेच हैंड हो गया उसका। ठीक है, क्या हो गया है,
फॉल ऑन आउटस्ट्रेच हैंड, FOSH जिसको हम कहते हैं, एकदम से गिरा और सारा वजन कहाँ चला गया, उसके हाथ के ऊपर चला गया। ठीक है, तो अब कौन सा फ्रैक्चर कॉमनली हो सकता है, तो आप कहेंगे जी स्कैफोइड फ्रैक्चर हो सकता है। फिर मैं आपसे एक और क्वेश्चन वहाँ कर सकती हूँ कि उसमें हम कौन सा जो है वो एक्स-रे व्यू पेशेंट को रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे कि वहाँ पे ओब्लीक व्यू जो है वो हम पेशेंट को रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड हमारे पास आ जाता है जर्डेड व्यू। जर्डेड व्यू क्यों है जी, टू डिटेक्ट द एसिटेबुलर फ्रैक्चर, इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ ओब्लीक व्यू ऑफ द हिप। ठीक है, बेसिकली ओब्लीक व्यू ही की थोड़ी सी ये मॉडिफिकेशन होती है। Here the patient's trunk is rotated to contralateral side in relation to the hip whose image is being taken। ठीक है, फॉर एग्जांपल बच्चे, अब होता क्या है इसमें, एसिटेबुलर का फ्रैक्चर क्यों हो सकता है, ठीक है ना, क्यों हो सकता है, ऑस्टियोपोरोटिक है बोन, इस वजह से हो सकता है, पेशेंट को कोई ट्रॉमा हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया है, उसकी वजह से हो सकता है। ठीक है, तो अब स्पेसिफिकली आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पेशेंट के जो है वो हिप एरिया में पेन है, ठीक है, रोड साइड एक्सीडेंट के साथ आया है और सस्पेक्टेड है कि एसिटेबुलर फ्रैक्चर है, तो कौन सा स्पेशल व्यू हम पेशेंट का जो है वो करवाएंगे। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, जेटेड व्यू करवाएंगे। ठीक है, अब उस व्यू में होता क्या है कि आपने अगर पेशेंट के राइट हिप का एक्सरे कराना है तो ट्रंक लेफ्ट साइड पे रोटेट करेगी। ठीक है, अगर लेफ्ट हिप का एक्सरे कराना है तो पेशेंट जो है वो राइट साइड पे अपने ट्रंक को रोटेट कर देगा। ठीक है बच्चों, तो ये दो स्पेशल व्यू हो गए, एक है स्कैफोइड के लिए और एक है एसिटिबुलर फ्रैक्चर के लिए। देन बच्चों हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है स्काईलाइन व्यू। आई थिंक एक मेरा मिस हो गया, सॉरी। हाँ जी, ये है मर्चेंट व्यू। मर्चेंट व्यू इज डन फॉर द patellofemoral joint. It is taken in such a way that only the image of the patella is obtained. ठीक है, अब इसको प्रोसीजर को आप रहने दें, आप सिर्फ ये देखें कि मर्चेंट व्यू होता क्या है। ठीक है, जो हमारे पास आपने सुना हो कि एकदम patellofemoral pain syndrome, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि पेशेंट की जो पटेला है उसको उसमें पेन आती है। ठीक है, उसको वेट बेरिंग में प्रॉब्लम होती है, वहां पे स्वेलिंग होती है, मतलब बेसिकली जो नी कैप है हमारा, जो पटेला है वो हर्ट हो रही होती है पैटेलोफेमरल सिंड्रोम में। ठीक है, तो अगर आपके पास अब ये अगेन केस बन सकता है, एक मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि एक पेशेंट है आपके पास आया है, वो आपको कह रहा है कि मुझे नी कैप में जो है वो कंटिन्यूसली पेन होती है, वेट बेरिंग उसकी बहुत पुअर है। ठीक है, तो आप जो है वो उसको कौन सा एक्सरे व्यू जो है वो रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे जी मर्चेंट व्यू जो है वो रिकमेंड कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि मर्चेंट व्यू जो है वो स्पेसिफिकली क्या करता है कि पेशेंट की पटेला को जो है वो क्या करता है, विजुअलाइज करता है। ठीक है बच्चों, तो स्काईलाइन व्यू हो गया। नेक्स्ट हमारे पास, ठीक है जी, अब स्काईलाइन व्यू किस लिए, स्काईलाइन व्यू इज फॉर कैल्केनियम फ्रैक्चर। It is taken by the same principle as the merchant view of patella. The X-ray beam is directed obliquely so that it only casts a shadow of calcaneum on the film. ठीक है, आप बस इसमें से और कुछ ना याद रखें, आप सिर्फ ये याद रखें इसके फाइव फ्रैक्चर के लिए कौन सा व्यू है, oblique व्यू है। ठीक है, इसी तरह से एसिटेबुलर फ्रैक्चर के लिए जो है वो कौन सा व्यू है, ठीक है, जर्डेड व्यू है। पैटेलोफेमरल सिंड्रोम के लिए कौन सा व्यू है, मर्चेंट व्यू है। ठीक है, कैल्केनियम फ्रैक्चर के लिए कौन सा व्यू है, स्काईलाइन व्यू है। ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, और थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए कि स्काईलाइन व्यू है क्या। तो स्काईलाइन व्यू बेसिकली ओब्लीक व्यू की ही एक जो है वो क्या है, मॉडिफिकेशन। ठीक है बच्चों, इतना जो है वो आपको एटलीस्ट जरूर आना चाहिए। ओके, देन आ जाता है हमारे पास another view, that is done view. Done view is an anterior-posterior view of the hip with the patient supine and the hips and knee flexed at 90 degree and legs abducted to 15 to 20 degree and the femur in the neutral rotation. ठीक है बेटा, ये आपको नजर आ रहा है पेशेंट के जो है वो हिप और नीज जो है हमने 90 डिग्री पे फ्लेक्स किए हुए हैं। ठीक है, और लेग्स जो है वो 15 से 20 डिग्री एबडक्टेड है। ठीक है, फीमर को न्यूट्रल पोजीशन में रखा और एक्सरे जो है वो ले लिया। अब स्पेसिफिकली इस एक्सरे में होता क्या है कि आप देखिए, अगर हमने फीमर का इंटीरियर व्यू देखना हो, ठीक है, कि इंटीरियरली फीमर के कोई फ्रैक्चर या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, और उसका सिंक्रोनियसली देखना हो कि पेल्विस के साथ क्या रिलेशन आ रहा है, ठीक है, तो हम ये व्यू बनाते हैं। इसका मकसद ये है कि हिप का भी व्यू हो जाए और साथ हमारे पास पेल्विस का भी व्यू हो जाए। ठीक है, अगेन अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि आपसे मैं पूछ सकती हूँ कि अगर पेशेंट आपके पास आया और वो हिप पेन और साथ साथ पेल्विस में पेन जो है वो दोनों जो है वो आपको बता रहा है, ठीक है, कि हिप में भी पेन है, पेल्विस में भी पेन है, ठीक है, गेट भी अफेक्टेड हुई है पेशेंट की, तो आप जो है वो कौन सा स्पेसिफिकली या स्पेशल व्यू यूज कर सकते हैं इस पेशेंट के लिए, तो आप कहेंगे कौन सा व्यू, डन व्यू जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास कौन सा, मॉडिफाइड डन व्यू। मॉडिफाइड डन व्यू में बेसिकली क्या होता है, इट इज द स्लाइट मॉडिफिकेशन ऑफ द डन व्यू वेयर द हिप इज फ्लेक्स टू 45 डिग्री। ठीक है, उधर 90 डिग्री था, यहाँ पे हम हिप को 45 डिग्री पे जो है वो फ्लेक्स करते हैं और जो है वो बेसिकली ये होता क्यों है, डन व्यू एंड मॉडिफाइड डन व्यू इज मेनली टू सी द spasticity of the femoral head which is the cause of the premature arthritis। ठीक है, अब आप देखें कि अगर कोई पेशेंट आपके पास जो है वो
अर्ली एज में आया है और आर्थराइटिस के साइन बता रहा है, पेन बता रहा है, स्वेलिंग बता रहा है, टेंडरनेस बता रहा है ओवर द हिप एरिया, ठीक है, तो आप जो है वो उसको क्या करेंगे, मॉडिफाइड डन जो है वो रिकमेंड कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो इसमें आपने जो है वो क्या करना है, याद रखना है, एक तो याद रखना है कि मोस्ट कॉमनली कौन से व्यूज यूज हो रहे हैं, ठीक है, एपी व्यू यूज हो रहा है, लैटरल व्यू यूज हो रहा है और ओब्लिक व्यू यूज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर कुछ स्पेशल केसेस जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, स्किफॉइड के केस में कौन सा व्यू होता है, पैटेलोफेमोरल सिंड्रोम के कौन केस में कौन सा होता है, एसिटिकुलर फ्रैक्चर के केस में कौन सा होता है, ठीक है जी, और अगर कोई आर्थराइटिस हो गया पेशेंट को तो उस केस में आप कौन सा व्यू जो है वो लेंगे। ठीक है, इससे आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से जो है वो आपको किसी तरह से भी जो है वो पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपने जो है वो इसको जरूर इसी तरह से पढ़ना है। ठीक है, सिनेरियो बनाना। बच्चे किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हैंड रेज करके पूछ सकते हैं आप। यहाँ तक क्लियर है सब स्टूडेंट्स को? ओके जी, अगर आपको क्लियर है तो फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट चीज जो है वो इम्पोर्टेंट क्या है, फाइंडिंग्स टू बी नोटेड। ठीक है, जब आपने एक्सरे देखना है तो आपने उसमें क्या क्या फाइंडिंग्स देखनी है। ठीक है, जो मैंने आपको डे 1 में बताया था कि आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं तो आपने क्या करना है, आपने एक्सरे के अंदर फाइंडिंग्स देखनी होती है। आपने पेशेंट का एक्सरे करना नहीं होता, आपने उसको रिकमेंड करना होता है। ठीक है, उसके बाद एक्सरे को रीड करना होता है, दैट्स इट। ठीक है जी, अब क्या क्या आपने देखना है, बोन एंड जॉइंट अलाइनमेंट। ठीक है, बोन और जॉइंट जो है उसकी अलाइनमेंट प्रॉपर है। ठीक है, उसकी जो एनाटॉमी है वो प्रॉपर है। सेकंड, जॉइंट स्पेसेस। ठीक है, जॉइंट स्पेसेस कम तो नहीं हो रही, कार्टिलेज आपको पता है जब वियर एंड टियर स्टार्ट होता है कार्टिलेज खत्म होना शुरू हो जाती है, तो जॉइंट की स्पेसेस क्या होती है, कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो जो भी जॉइंट है उसमें आपने देख लेना है कि उसकी स्पेसेस नॉर्मल है। ठीक है, फिर सॉफ्ट टिश्यू एनोमली। ठीक है जी, कोई भी जो साथ अटैच्ड टेंडन है, लिगामेंट है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, देन कॉर्टिकल आउटलाइंस, ये मैं भी आपको बताती हूँ कॉर्टिकल आउटलाइंस क्या होती है। देन टू व्यूज। ठीक है, दो व्यूज आपने हमेशा लेने हैं या आपने याद रखना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको रूल ऑफ टू में भी बताया था कि हमेशा हमने दो व्यूज लेने होते हैं। ठीक है, जैसे अभी आपने व्यूज पढ़ लिया ना, तो आप एक पेशेंट को एपी व्यू और लैटरल व्यू दोनों देंगे। ठीक है, या लैटरल और ओब्लिक दोनों देंगे। ठीक है, या आप एपी और ओब्लिक दोनों देंगे। अब वो डिपेंड कर रहा होता है कि पेशेंट का क्या जो है वो केस है आपके पास। देन कंपेयर नॉर्मल। ठीक है जी, फिर हम कंपेयर जो करते हैं नॉर्मल के साथ, जैसे मैंने भी आपको पीछे भी बताया था कि हमेशा आपने अफेक्टेड और नॉन अफेक्टेड को कंपेयर जरूर करना है। ठीक है, आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं कि कोई एरर आ गया, ठीक है ना, एक्सरे में मशीन में कोई मसला था जिसकी वजह से एक्सरे इमेज जो है वो क्लियर नहीं आया। ठीक है, या क्या हो गया कि पेशेंट ने कोई ज्वेलरी पहनी हुई थी, उसकी वजह से इमेज जो है वो क्लियर नहीं आया। ठीक है, तो ये जो है वो आपने देख लेना है कि इस तरह की किसी एरर की वजह से एक्सरे इमेज क्लियर नहीं आया होगा, तो उसमें फिर फाइंडिंग जो है वो आपको प्रॉपर नहीं मिलेगी। ठीक है, फिर कंपैरिजन आ जाता है। ये वाला कंपैरिजन कौन सा, एक तो अफेक्टेड और नॉन अफेक्टेड वाला कंपैरिजन हो गया बच्चे। ठीक है, उसके अलावा का कंपैरिजन हो सकता है, उसके अलावा ये कंपैरिजन हो सकता है कि आपने ओल्ड और न्यू अगर पेशेंट के पास है तो उसको जरूर कंपेयर करें। ठीक है, पेशेंट कहेगा जी एक्सरे कराया था मैंने 2 साल पहले कराया था, आप कहें कि अगर आपके पास 2 साल वाला एक्सरे है पहले वाला तो वो लेके जरूर आए। ठीक है, तो आप पुराने को और न्यू दोनों को जो है वो कंपेयर करके देखें कि बोन्स में क्या क्या चेंजेस आई हैं इतने पैसेज ऑफ टाइम में। देन बच्चे आ जाते हैं हमारे पास टाइप ऑफ इंजरी और फ्रैक्चर। ठीक है, तो आपने ये भी जरूर देख लेना है कि किस टाइप की इंजरी है, अभी रिसेंट इंजरी है, पुरानी इंजरी है, एक्यूट स्टेज में है, क्रोनिक में है, किस स्टेज में। ठीक है, और देन फिर हम ये जरूर देखेंगे कि जो फ्रैक्चर है उसकी टाइप जो है वो कौन सी है। ठीक है बच्चों, तो ये जो है वो स्पेसिफिकली जो है वो आप कैसे कह सकते हैं कि हाइलाइट्स हैं कि जब आपने एक्सरे देखना है तो उसमें ये इन चीजों को आपने जरूर जो है वो सामने रखना है। अच्छा, अब ये एक और हमारे पास बेटा रूल होता है ABCD। ठीक है जी, ये आप इस तरह याद रखेंगे ABCD, तो आपको हमेशा जो है वो याद रहेगा कि आपने एक्सरे को किस तरह देखना है। ठीक है, ए में हमारे पास क्या आ जाता है, अलाइनमेंट। इज द बोन इन गुड जर्नल अलाइनमेंट। ठीक है, यानी कि बोन की जो अलाइनमेंट है, जो बोन की एनाटॉमी है, ठीक है, जिस तरह अल्लाह ताला ने हमारे जॉइंट्स बनाए हुए हैं, ठीक है, आप लोगों ने सबने एनाटॉमी पढ़ी हुई होगी, तो जिस तरह से बोन की एनाटॉमी है, जो बोन की प्रॉपर अलाइनमेंट है, वो ओके है या नहीं है, ये आपने देख लेना है। ठीक है, ये हो गया ए। बी से क्या है, बी स्टैंड्स फॉर बोन जर्नल बोन डेंसिटी। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बेटा पीछे बताया था कि हमेशा आपने बोन की डेंसिटी, बोन की जर्नल हेल्थ स्टेटस को जरूर देखना है। ठीक है, क्योंकि ऐसे हो सकता है कि पेशेंट की बोन ऑस्टियोप्रोटिक हो। ठीक है ना,
उसके अंदर डेफिशिएंसीज हो, डेंसिटी कम हुई हो, मिनरल डेंसिटी रिड्यूस हुई हो बोन की, इसी वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। या आप पेशेंट को जो है वो कॉशियस कर दें कि भाई आपकी बोन की डेंसिटी बहुत जो है ना वो पुअर है, तो हो सकता है कि आपको कुछ अरसे में जो है वो पेन स्टार्ट हो जाए या आपके फ्रैक्चर होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो इस वजह से आपने बोन डेंसिटी जरूर देखनी है। देन कार्टिलेज सफिशिएंट, सी फॉर कार्टिलेज सफिशिएंट कार्टिलेज स्पेस, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि स्पेसेस कम हो जाती हैं, तो स्पेसेस कब कम होती हैं, जब बोन के जो जॉइंट्स के दरमियान में कार्टिलेज है उसके अंदर वियर एंड टियर का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है, ठीक है। आपको पता है वियर एंड टियर का प्रोसेस बेसिकली एजिंग के साथ शुरू होता है। इसके अलावा कब हो सकता है, जब पेशेंट जो है अगर कोई ओवर यूज करता है, ठीक है ना, एथलीट है और बहुत भागता है दौड़ता है और उसकी एक्टिविटीज इस तरह की हैं, तब तो फिर क्या होता है, अर्ली जो है वो डीजनरेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। Then D for other stuff, muscle, fat pads, line, joint capsules, miscellaneous soft tissues, findings, bullets वगैरह, ठीक है। तो बच्चे ये आपने याद रखनी है, जो मैंने आपको पहले फाइंडिंग्स बताई है कौन कौन सी देखनी है, और उसके अलावा ABCD का जो रूल है कि अलाइनमेंट, बोन डेंसिटी, कार्टिलेज और अदर स्टफ जो है वो उसको आपने जरूर एक्सरे के ऊपर जो है वो देख लेना है। अच्छा बच्चों, अब उसके अलावा ये है कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं, ठीक है, जिसकी वजह से मतलब कौन सी ऐसी स्केलेटल कंडीशंस हो सकती हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि जो मोर विजिबल हो सकती है एक्सरे के ऊपर, या इस कंडीशंस के साथ पेशेंट आपके पास आता है और आपको उसको एक्सरे रेफर जो है वो करना पड़ सकता है, ठीक है। तो फ्रैक्चर के साथ सबसे पहले फ्रैक्चर आता है तो हम उसके लिए एक्सरे जरूर करवाते हैं, ठीक है। देन ऑस्टियोमाइलाइटिस, बोन में कोई इन्फेक्शन हो गया है, वहां पे कोई ट्यूमर स्प्रेड कर रहा है, तो उसके लिए भी आप जो है वो एक्सरे रिकमेंड कर सकते हैं। स्ट्रक्चर एनोमलीज, ठीक है जी, बोन की स्ट्रक्चर में कोई चेंज आना स्टार्ट हो गया है, ठीक है, जैसे लेग लेंथ को डिस्क्रिपेंसी है, ठीक है, तो उसके लिए भी आप जो है वो एक्सरे करवा के देख सकते हैं कि जॉइंट की अलाइनमेंट जो है वो प्रॉपर है या नहीं है, ठीक है। देन डीजनरेटिव जॉइंट कंडीशंस, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डीजनरेटिव जो चेंजेस आ रही होती हैं बॉडी के अंदर, बोन्स वीक हो रही होती हैं, बोन्स पोरस हो रही होती हैं, बोन्स ऑस्टियोप्रोटिक हो रही होती हैं, ये सारी चीजें भी हमें कहाँ नजर आती हैं, एक्सरे के ऊपर नजर आती है, ठीक है बच्चे। तो अब देखिए बहुत कितने सारे मैंने आपको इस वक्त एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं, ठीक है। व्यूज में से मैंने आपको बताया कि सिनेरियो बन सकता है, ठीक है। फिर मैंने आपको ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी स्पेसिफिक कंडीशंस हैं जिसमें हमें पेशेंट को जो है वो एक्सरे जो है वो रिकमेंड किए जा सकते हैं, तो आप ये सारी मेजर जो है वो कंडीशंस बताएंगे, ठीक है। इसके अलावा भी नंबर ऑफ कंडीशंस हैं, बट कुछ जो है वो मैंने यहाँ पे आपको रेफर करती है। ओके, अब मैंने आपको बेटा जब स्टार्ट में बताया कि आपने क्या करना है, बोन की या जॉइंट की अलाइनमेंट जरूर देखनी है, ठीक है। अब आप ये देखिए, आपको एक्सरे नजर आ रहा है, इस एक्सरे में क्या हो रहा है, जस्ट वेट अ मिनट। ठीक है बेटा, तो इसमें जो है वो आपने क्या देखना है, ये देखिए अलाइनमेंट, ठीक है, ये देखिए प्रॉपरली अलाइंड है जॉइंट, यहाँ पे क्या हुआ, अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो गई, ठीक है ना, जॉइंट डिस्प्लेस हो गई, यहाँ पे आ गया। तो अब आपने क्या देख लिया कि बोन और जॉइंट जो है वो आपस में अलाइन है या नहीं है, ठीक है। नंबर वन चीज हमने ये देखी। अब हर ये आपने सिर्फ फीट के लिए नहीं, आपने जब भी कोई भी एक्सरे देखना है तो उसमें आपने इस रूल को जो है वो फॉलो जरूर करना है, ठीक है बेटा। उसके बाद आता है जॉइंट स्पेस, ठीक है। अब आपको पता है ऑस्टियोआर्थराइटिस का नाम आपने सुना होगा या सिंपल आर्थराइटिस का सुना होगा, उसमें क्या होता है, स्पेसेस जो है वो जॉइंट में कम होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो अब आप ये देखिए, ये वाले सारे जॉइंट जो है वो क्या है, नॉर्मल है, ठीक है ना, नॉर्मल स्पेसेस नजर आ रही है। इस जॉइंट में क्या हुआ, स्पेस खत्म हो गई, ठीक है। जॉइंट इसको हम कहते हैं जॉइंट नैरोइंग, आपने याद रखना है इस टर्म को भी, ठीक है। इसके अलावा कोई और जो है वो बोन की स्पाइक्स तो नहीं बन रही, ठीक है, या जैसे आपको ये ऑस्टियोफाइट्स होते हैं, ये जिसको कहते हैं कि बोन्स की नोकें निकल आई हैं, ठीक है ना, ये ऑस्टियोफाइट्स आउटग्रोथ इस तरह से बन जाती हैं, ये आपने देख लेना है। इसी तरह से स्पाइक्स होती हैं, वो भी जो है वो पॉइंटेड से जो है वो एजेस होते हैं बोन के, जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने क्या देख लिया, सबसे पहले जॉइंट और बोन की अलाइनमेंट देख ली। नंबर टू पे हमने क्या देख लिया, जॉइंट की स्पेस देख ली।
अच्छा जी, उसके बाद बच्चे फिर आ जाता है सॉफ्ट टिश्यू एनोमली। ठीक है, सॉफ्ट टिश्यूज जो है आपके जॉइंट के या बोन के इर्द गिर्द, उसको भी आप जरूर साथ देख लें। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि फैट जो है वो डार्क ग्रे कलर का नजर आएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है वो कोई और सॉफ्ट टिश्यू हो तो आपको लाइट ग्रे से कलर का नजर आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो मसल टिश्यू अटैच है वो आपको लाइट ग्रे से नजर आ रहा है। यहाँ पे हमें कोई टीयर नहीं नजर आ रहा है, इसके अंदर कोई इस तरह नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो आपने साथ साथ जो भी एक्सरे के ऊपर सॉफ्ट टिश्यू विजिबल है वो आपने साथ उसको भी जो है वो देख लेना है। देन जॉइंट एनाटॉमी। ठीक है जी, जॉइंट, अब आप लोगों ने बच्चों देखिए एनाटॉमी सारी पढ़ी हुई है। ठीक है ना, आपको पता है कि कौन सा जॉइंट जो है वो कौन कौन सी बोन्स जो है वो यूनाइट करके बना रही है। ठीक है, तो आपने ये देख लेना है कि जॉइंट एनाटॉमी जो है वो प्रॉपर है या नहीं है। ठीक है, जिस भी जॉइंट को आप रीड कर रहे हैं उसकी आपने एनाटॉमी प्रॉपरली देख लेनी है। ओके, देन कॉर्टिकल आउटलाइंस। ठीक है, अब कॉर्टिकल आउटलाइंस क्या है, ये इस तरह से है जिस तरह की आप कहते हैं कि बाउंड्रीज होती है ना। ठीक है, बाउंड्रीज आप कह सकते हैं, ये बाउंड्रीज है बेसिकली। कि आप क्या करेंगे कि जी आप जो है वो क्या करेंगे, जो है वो बोन्स की आउटलाइन करना शुरू कर देंगे, उसकी बाउंड्रीज बनाएंगे और आपको पता चलेगा कि जो आउटलाइंस है बोन की, जो कॉर्टिकल आउटलाइंस है वो क्या है, प्रॉपर नहीं है। तो तब भी आपको पता चल जाएगा कि यहाँ तो बोन्स ओवरलैप हो रही है। ठीक है, यहाँ जो है वो कोई क्रश इंजरी हुई है। ठीक है, यहाँ जॉइंट जो है वो उसकी में किसी न किसी की एनोमली जो है वो डेवलप होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो आपने स्पेसिस भी देख ली, आपने जॉइंट की एनाटॉमी भी देख ली, आपने जो है वो उसकी अलाइनमेंट भी देख ली। ठीक है, और आपने आउटलाइन भी देख ली कि जो बोन्स है उनकी आउटलाइंस प्रॉपर है, कॉर्टिकल आउटलाइंस जिसको आप कहते हैं, या नहीं है। ठीक है जी, उसके बाद बेटा फिर आ जाता है टू व्यूज। ठीक है, अब आप देखिए जो मैंने आपको उस वक्त से बता रही हूँ कि आपको टू व्यूज इंपॉर्टेंट है, टू व्यूज इंपॉर्टेंट है। वो क्यों इंपॉर्टेंट है, ये पिक्चर आपको शो करिए कि टू व्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप देखिए जी ये एंकल का एक्सरे लिया गया है। ठीक है, ये है हमारे पास इंटीरियर पोस्टीरियर व्यू। आपको इसमें कुछ भी जो है वो क्लियर नहीं हो रहा। अगर टेरेस का फ्रैक्चर हो, ठीक है, तभी नहीं पता चलेगा। अगर जो है वो तिबिया का फ्रैक्चर हो तब भी हमें नहीं पता चलेगा, प्रॉपर्ली क्लियर नहीं होगा। ठीक है ना, अगर इस साइड पे फ्रैक्चर हो, लेटरल साइड पे, तो अब हमने क्या किया जी, हमने एपी व्यू भी पेशेंट को बताया हुआ था और हमने लैटरल व्यू भी पेशेंट को कहा हुआ था। ठीक है, तो जैसे ही हमें एपी व्यू में कुछ नजर नहीं आया, हमने दूसरा व्यू देखा तो हमें यहाँ पे जो है वो एक फ्रैक्चर लाइन जो है वो नजर आ गई। ठीक है, तो बेसिकली बच्चे दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टू व्यूज। क्यों हमें दो व्यूज जो है वो पेशेंट को जो है वो रिकमेंड करने होते हैं कि अगर एक व्यू में जो है वो आपको क्लियर नहीं हो रही जॉइंट का इमेज, तो वो सेकंड व्यू जो है वो आपको क्लियर कर देते हैं। ठीक है, या इससे ये भी होता है कि आपको पूरे दोनों साइड से जो है वो पेशेंट का जो जॉइंट है उसका व्यू जो है वो मिल जाता है और आपको पता चल जाता है कि कहाँ पे कोई भी जो है वो एबनॉर्मैलिटी जो है वो बेसिकली डेवलप हुई है। ठीक है, तो टू व्यूज आपने जो है वो पेशेंट को रिकमेंड करने होते हैं। देन कंपेयर नॉर्मल, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमेशा आपने नॉर्मल के साथ उसको कंपेयर करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल पेशेंट का ये जो है हम कहते हैं राइट हिप है, ये लेफ्ट है। ठीक है, अब राइट हिप में पेन थी तो हमने अब इसको लेफ्ट के साथ जरूर कंपेयर करना है। हम यहाँ देखेंगे जी यहाँ पे हमें फ्रैक्चर लाइन नजर आ गई, इसका मतलब है यहाँ फ्रैक्चर है। इसको इसके साथ कंपेयर करें, ये नॉर्मल है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बोन्स पोरस हो जाती है और उसके ऊपर जो है ना वो आपके पास लाइंस, इस पोरस होने की वजह से, बोन्स वीक होने की वजह से आपको ग्रे कलर की लाइंस जो है वो बोन के ऊपर नजर आ रही होती है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि अब उन लाइंस को भी हम समझ जाते हैं कि वो क्या है, हेयर लाइन फ्रैक्चर है। ठीक है, इसलिए आपने क्या करना है कि हमेशा नॉर्मल के साथ जरूर कंपेयर करके देखिए कि ये तो पेशेंट का अफेक्टेड साइड था, अगर यहाँ पे ये चीज है तो जो नॉन अफेक्टेड साइड है वहां पे भी है, तो इसका मतलब है कि ये बोन की जो है वो डेंसिटी ही इस तरह की है। ठीक है, बट अगर आपको एक जो है वो नॉर्मेलिटी यहाँ नजर आ रही है और दूसरी साइड पे नहीं नजर आ रही नॉर्मल साइड पे, तो इसका मतलब है कि वो फिर आपको देखना पड़ेगा कि वो फ्रैक्चर है, वो बोन वहां से जो है वो पोरस हुई हुई है या वहां पे क्या इशू है। देन आर्टिफैक्ट्स, आर्टिफैक्ट्स में क्या है बच्चे, आप आर्टिफैक्ट्स बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक आर्टिफैक्ट होता है मशीन मेड आर्टिफैक्ट। ठीक है, यानी कि मशीन में कोई मसला था, मशीन इनएक्सपेंसिव थी, चीप थी। ठीक है, या पुरानी मशीन थी, उसने जो है वो प्रॉपर्ली व्यू जो है वो नहीं दिया और उसकी वजह से आपको एक ब्लड सा और इस तरह से इमेज आ गई। अब आपको नजर आ रहा है, आपको नहीं पता चल रहा है ये पेशेंट का हाथ है, पेशेंट का ये पाँव है या क्या है, ना ही हमें बोन्स क्लियर हो रही है। ठीक है ना, तो ये हो गया। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट ने कोई ज्वेलरी पहनी भी होती है। ठीक है, वो रेडियोलॉजिस्ट ने रिमूव नहीं करवाई होती है और इसी तरह ये एक्सरे ले लेते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये पेशेंट ने हाथ में जो है वो कोई भी बैंगल पहना हुआ था और उन्होंने क्या किया, उसी के साथ एक्सरे ले लिया। तो उसकी वजह से क्या हुआ, आप देखिए कोई हमें क्लियर इमेज आ ही नहीं रहा, पता ही नहीं चल रहा कि बोन्स ओवरलैप है, कॉर्टिकल आउटलाइंस कहाँ पे हैं, जॉइंट की एनाटॉमी कहाँ है, स्पेसेस हैं या नहीं है, कुछ भी आपको इससे जो है वो क्या हो रहा है, क्लियर नहीं हो रहा। ठीक है, तो एक चीज आपने ये जरूर देख लेनी है कि आर्टिफैक्ट्स तो मौजूद नहीं है एक्सरे में, यानी कि ऐसा तो नहीं है कि एक्सरे प्रॉपरली किया नहीं गया,
इस वजह से आपको जो है वो प्रॉपर इमेज नहीं आ रहा। अगर हमें लगता है कि कोई एरर है जिसकी वजह से इमेज हमें नहीं क्लियर आ रहा, तो फिर हम क्या करते हैं, हम पेशेंट को रेफर कर देते हैं कि आप दोबारा से एक्सरे करवा के हैं, ठीक है। और मोस्टली ऐसे होता है कि डॉक्टर्स अगर सेटिस्फाई ना हो तो जिस लैब से वो सेटिस्फाई है वो वहाँ पे उनको जो है वो रेफर कर देते हैं, ठीक है बच्चे। देन जो है वो हमारे पास आ जाता है अच्छा जी, फ्रैक्चर आ गया। अब फ्रैक्चर को जो है वो आपने किस तरह देखना है, बाय द डायरेक्शन ऑफ द फ्रैक्चर लाइन, ठीक है। आपने जो भी फ्रैक्चर की लाइन है उससे आप देख सकते हैं कि फ्रैक्चर किस टाइप का है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, आपको एक इमेज नजर आ रहा है, ये बिल्कुल सीधी लॉन्गिट्यूडनल लाइन है। इसका क्या मतलब है, ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल फ्रैक्चर है, ठीक है। अब ये वाली यहाँ पे आपको किस तरह की लाइन नजर आ रही है, एक ओब्लिक लाइन नजर आ रही है। इसका क्या मतलब है, ये कौन सा फ्रैक्चर है, ओब्लिक फ्रैक्चर है। इसी तरह से आपको यहाँ पे जो है वो ये ट्रांसवर्स लाइन नजर आ रही है, ठीक है। तो ये ट्रांसवर्स लाइन नजर आ रही है, तो इसका क्या मतलब है कि ये कौन सा फ्रैक्चर है, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर है, ठीक है। इसी तरह से हमें यहाँ पे एक स्पाइरल सी लाइन नजर आ रही है, तो इसका क्या मतलब है, ये स्पाइरल फ्रैक्चर है, ठीक है। यानी कि अगर आपको इन केस जो है वो आप जैसे कंफ्यूज हो जाते हैं ना, आप लोग एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, या अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि किस टाइप का फ्रैक्चर है, तो आपने क्या करना है, फ्रैक्चर की लाइन के ऊपर जो है वो फोकस करना है, ठीक है। जिस तरह की लाइन होगी, जिस डायरेक्शन की लाइन होगी, उसी टाइप का जो है वो क्या होगा, वो फ्रैक्चर होगा, ठीक है। तो ये आपको जो है वो एक हेल्प मिल जाती है फ्रैक्चर को डायग्नोस करने के लिए। देखिए बेटा, उसके अलावा आप लोगों ने ये पढ़े हुए होंगे फ्रैक्चर की टाइप्स, ठीक है। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर है जिसमें जो है वो ट्रांसवर्स लाइन आ रही है, ठीक है। इसी तरह से ओब्लिक लाइन है, ओब्लिक फ्रैक्चर। स्पाइरल लाइन आ रही है बोन के ऊपर, तो वो स्पाइरल फ्रैक्चर है। कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर क्या होता है, जिसमें बोन जो है वो फ्रैगमेंट्स के अंदर जो है वो चली जाती है, ठीक है, टूट जाती है। सेगमेंटेड या सेगमेंटल फ्रैक्चर क्या होता है, जिसमें बोन के सेगमेंट्स बन जाते हैं, ठीक है। आप देखिए ये 3 सेगमेंट्स में बोन जो है वो डिवाइड हो गई है, ये देखिए, ठीक है। इसी तरह से बच्चे एमर्जेंट फ्रैक्चर है। एमर्जेंट फ्रैक्चर भी ये है कि किसी ट्रॉमा वगैरह की वजह से होता है, ठीक है। या जहाँ पे कोई मसल या लिगामेंट अटैच होता है, वहाँ पे पेशेंट को ट्रॉमा होता है, हिट होता है, इंजरी होती है, और वो लिगामेंट और मसल क्या होता है कि बोन को अपने साथ खींच लेता है, और उसकी वजह से वहाँ पे फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से इंट्रा आर्टिकुलर है, जॉइंट के अंदर कोई आपको जो है वो पेशेंट का फ्रैक्चर हो गया, ठीक है। कंप्रेशन फ्रैक्चर है, किसी भी कंप्रेशन इंजरी के साथ होता है। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, ठीक है जी, आपको पता है कि ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर यूजली जो है वो ये जो बच्चे होते हैं, ठीक है, या अर्ली एज में जो है वो बच्चों की बोन्स जो है वो सॉफ्ट होती है, ठीक है। तो वो इस तरह से, जिस तरह से आप एक स्टिक है और वो बेंड हुई और उसके अंदर फ्रैक्चर आ गया, इसी तरह से ये ग्रीन स्टिक या बकल फ्रैक्चर भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से स्ट्रेस फ्रैक्चर है, जो कि जाके बोन की जो वेसल्स है उनको भी जो है वो इफेक्ट कर देता है, ठीक है बच्चों। तो ये फ्रैक्चर की डिफरेंट टाइप्स है, और आप में को जो है वो आपसे एग्जाम में कोई भी इमेज बोन के ऊपर किसी भी टाइप का फ्रैक्चर जो है वो शो करके पूछा जा सकता है कि ये कौन सी टाइप का फ्रैक्चर है, ठीक है। इसलिए आपको हर फ्रैक्चर की जो है वो डिटेल जो है वो पता होनी चाहिए। अगर आपको पता होगी तो फिर आप ओरिजिनल एक्सरे के ऊपर जो है वो उसको डिटेक्ट कर सकेंगे। अच्छा जी, ठीक है, ये बात हो गई थी कि हम डायरेक्शन ऑफ लाइन से जो है वो फ्रैक्चर को पता कर सकते हैं। ओके, अब ठीक है, अभी जैसे हमने देख लिया कि जो है वो लाइन थी, ठीक है। अब ये देखिए बोन से ट्रांसवर्स लाइन गुजर रही है, तो कौन सा फ्रैक्चर हो गया, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, ठीक है। इसी तरह से अब बोन से कौन सी लाइन गुजरी है, ओब्लिक लाइन से गुजर रही है। ये हमारे पास फिफ्थ मेटाटार्सल है, ठीक है जी। तो फिफ्थ मेटाटार्सल से ओब्लिक लाइन गुजर रही है, तो ये कौन सा हो गया फ्रैक्चर, हमारे पास ओब्लिक फ्रैक्चर हो गया। इसी तरह से ये हमारे पास जो है वो स्पाइरल लाइन गुजर रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा फ्रैक्चर हो गया, स्पाइरल फ्रैक्चर हो गया, ठीक है। ये हमारे पास बेसिकली टिबिया का स्पाइरल फ्रैक्चर है। देन जो है ये सेगमेंटल फ्रैक्चर भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। ये सेरेस्ट्रल फ्रैक्चर यहाँ पे लिखा हुआ है, सेरेस्ट्रल प्लेन है, लेकिन फ्रैक्चर जो है वो सेगमेंटल है, क्योंकि देखिए फ्रैक्चर हुआ और 2 सेगमेंट्स में बोन जो है वो क्या हो गई, डिवाइड हो गई। कंपेयर विद ओल्ड एक्सरेज, ठीक है जी। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया कि 2 व्यूज की इंपॉर्टेंस बताई कि इस तरह आप देखिए यहाँ पे ये जो पिक्चर है ये शो कर रही है कि आपको हमेशा ओल्ड एक्सरे के साथ कंपेयर क्यों करना पड़ जाता है, ठीक है। आप देखिए ये जो पेशेंट का ये पुराना एक्सरे था, इसमें क्या था, कोई लेटिक लेजन बना हुआ था, ठीक है ना। बोन जो है उसके अंदर लेजन जो है वो ऑलरेडी बन गया था। अब क्या हुआ, पेशेंट ने जो है वो इग्नोर किया, ठीक है जी। पेशेंट ने इग्नोर किया, पेशेंट जो है वो अपनी एक्टिविटीज भी करता रहा, आहिस्ता आहिस्ता बोन का पोल्यूशन इतना ज्यादा हो गया, कोई भी ट्रॉमा हुआ, थोड़ा सा पेशेंट गिरा, साथ ही क्या हुआ, पेशेंट का फ्रैक्चर हो गया, ठीक है। तो इसलिए मैंने अभी आपको बताया था कि आपने हमेशा पेशेंट का अगर कोई पुराना एक्सरे है तो उसके साथ उसको कंपेयर करके, क्योंकि पेशेंट आपसे कहते हैं जी बैठे बिठाए मेरा डॉक्टर फ्रैक्चर कैसे हो गया, आप जरा मुझे बताएं, ये बैठे बिठाए कैसे फ्रैक्चर हो गया, मैं तो थोड़ा सा गिरा था, मैं तो इतनी ज्यादा गिरी भी नहीं, कुछ ऐसा मुझे हुआ ही नहीं और मेरा फ्रैक्चर हो गया।
तो जब आपके पास ओल्ड एक्सरे होगा, अगर उन्होंने कभी करवाया होगा, कभी पेन होगी होगी और सिंपल सा एक्सरे करवाया होगा, तो आप उनको शो करेंगे देखिए आपकी बोन ऑलरेडी जो है वो ऑस्टियोपोरोटिक हो रही थी, ठीक है, आपकी कैल्शियम की डेफिशिएंसी थी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी थी और आपने उसको पूरा नहीं किया, बोन्स वीक हुई और आपका जो है वो फ्रैक्चर हो गया, ठीक है। इसके अलावा नंबर ऑफ रीजंस होते हैं, आपने हमेशा जो है अगर पेशेंट ने पहले कभी एक्सरे करवाया हुआ है तो वो मंगवाएं और उसके साथ कंपेयर जो है वो करके जरूर देखें कि इतने जो है वो टाइम स्पैन में बोन में क्या क्या चेंजेस जो है वो आएंगे, ठीक है। क्योंकि बच्चे देखिए अगर कोई पेशेंट की बोन ऑस्टियोपोरोटिक है, अगर वो अर्ली एज में है, फॉर एग्जांपल 25 इयर्स का कोई पेशेंट आ गया, 20 इयर्स की कोई पेशेंट आ गई है और आपको लगता है कि इसकी बोन्स जो है उसमें तो मिनरल डेंसिटी बिल्कुल ही खत्म हो गई है, ठीक है, तो आपको बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट, बीइंग अ डॉक्टर, आपकी ड्यूटी है कि आप उनको जो है वो रिकमेंड करें कि आप कैल्शियम इंटेक स्टार्ट कर दें, ठीक है, आप विटामिन डी की इंटेक जो है वो स्टार्ट कर दें। तो इस वजह से आपने जो है वो एक सिंपल सिर्फ ये नहीं देखना कि बोन के अंदर फ्रैक्चर आ गया, दैट्स इट, आपने ये सारे फाइंडिंग्स जो है वो एक सिंगल एक्सरे के अंदर जो है वो देखनी होती है। देन मल्टी डायरेक्शनल, ठीक है, कभी कभी ये होता है कि आप जो मतलब जॉइंट है वो जो फ्रैक्चर है बेसिकली वो एक सिंगल उसके अंदर नहीं होता प्लेन में, ठीक है, डिफरेंट जो है वो एंगल्स के साथ जो है वो फ्रैक्चर होता है। स्पेसिफिकली बच्चों जो आपका होता है एंकल का फ्रैक्चर, ठीक है, एंकल का फ्रैक्चर इसी तरह का होता है कि उसको डायग्नोज भी बड़ी मुश्किल से होता है, ठीक है, और वो यूजुअली जो है वो इस तरह से मल्टी डायरेक्शनल या मल्टी प्लेन्स के अंदर फ्रैक्चर होता है। क्यों? क्योंकि पेशेंट का पाँव जो है वो मुड़ता है और पाँव किस एंगल पे मुड़ा है उस टाइप का जो है वो बेसिकली फ्रैक्चर हो रहा है, ठीक है। ओके जी, ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स बताई हैं कि आपने देखनी है फ्रैक्चर लाइन किस तरह की है, उससे फ्रैक्चर आप डिटेक्ट कर लें, ठीक है। फिर आप जॉइंट की एनाटॉमी जरूर देखें, उसमें देखें कि जो कॉर्टिकल आउटलाइंस है वो किस तरह की हैं, ठीक है, ओवरऑल बोन की हेल्थ किस तरह की आ रही है, ठीक है, जॉइंट स्पेसेस हैं किस तरह की हैं, कोई आउटग्रोथ, कोई ऑस्टियोफाइट्स या बोन में कोई एब्डोमिनल आउटग्रोथ तो आपको नजर नहीं आ रही, सब कुछ फाइंडिंग्स आपने एक सिंगल एक्सरे में एक सिंगल बोन के ऊपर जो है वो देखना है। उसके अलावा हमारे पास क्या है, बाय द रिलेशनशिप ऑफ वन फ्रैगमेंट टू एन अदर, ठीक है जी। अब आपने बच्चे एक और इम्पोर्टेंट क्या काम करना होता है कि जो दो बोन की आपको अगर फ्रैक्चर में दो बोन्स नजर आ रही हैं, दो जो बेसिकली दो फ्रैगमेंट्स में टूट चुकी हैं, ठीक है ना, तो आपने उन दोनों का रिलेशनशिप देखना है। फॉर एग्जाम्पल क्या रिलेशनशिप है, नंबर वन है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये आप देखें ऊपर वाली बोन नीचे वाली बोन का हिस्सा दोनों आपस में डिस्प्लेस हो गया है, ठीक है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती है, मीडियल डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती है, तो क्या हो गया, बोन डिस्प्लेस हो गया अपनी जगह से, ठीक है, तो इसको हमने क्या दिया डिस्प्लेसमेंट। सेकंड एंगुलेशन, ठीक है, एंगुलेशन क्या है कि बोन जो है वो एक स्पेसिफिक एंगल के अंदर दो फ्रैगमेंट्स के अंदर जो है वो डिवाइड हो गई है। देन आ जाता है हमारे पास शॉर्टनिंग, ठीक है जी, शॉर्टनिंग कब होगी, जब ओवरलैप हो जाएगा, एक बोन दूसरी बोन के साथ डिस्प्लेस हुई और बाद में क्या होगा, एक दूसरे दोनों ने ओवरलैप कर लिया, ठीक है, तो उसको हम ओवरलैप या शॉर्टनिंग कहते हैं। फिर रोटेशन, ठीक है जी, दोनों एक बोन का ऊपर वाला पार्ट एक साइड पे रोटेट कर दिया और जो लोअर वाला पार्ट है वो दूसरी साइड पे जो है वो रोटेट कर दिया, ठीक है बच्चों, तो ये भी आपने जरूर देख लेना है। मोस्ट फ्रैक्चर डिस्प्ले मोर ऑफ दीज एबनॉर्मैलिटीज, यानी कि कभी कभी क्या होता है कि आपके जो है वो ये डिस्प्लेसमेंट भी आपको नजर आ सकती है, ठीक है, और आपको जो है वो उसके साथ साथ कोई एंगल बना हुआ भी जो है वो जॉइंट का जो है वो नजर आ सकता है, ठीक है। तो आपने ये सारी फाइंडिंग्स जो मैंने बताई है वो भी देखनी है और उसके अलावा आपने अगर आपको लगता है कि बोन जो है वो दो फ्रैगमेंट्स में पार्ट में डिवाइड हुई हुई है तो आपने हमेशा उन दोनों फ्रैगमेंट्स का जो है वो रिलेशनशिप देख लेना है, ठीक है, जिसमें आपने डिस्प्लेसमेंट, एंगुलेशन, शॉर्टनिंग या ओवरलैप और रोटेशन, ये चार पॉइंट जो है वो आपने जरूर देखने हैं, ठीक है। वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ओके बच्चों, उसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाता है, अब मैंने यहाँ पे जो है वो बेसिकली नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम चेस्ट एक्सरे का पढ़ेंगे, ठीक है, ये जो है वो मैंने आपका ऐड किया हुआ है लोअर लिम्ब का, ठीक है। अब हम देख लेते हैं फीमर के लिए जो है वो कौन सा व्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंटीरियर पोस्टीरियर फीमर व्यू इज अ पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड सीरीज एग्जामिनिंग द फीमर इन इट्स इंटायरिटी इंक्लूडिंग द हिप एंड नी जॉइंट, ठीक है जी। फीमर के लिए हम सबसे ज्यादा जो है वो एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू को जो है वो प्रेफर कर रहे होते हैं, ठीक है जी। आप देखें जीरो पोस्टीरियर व्यू कराते हुए मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे जॉइंट प्रॉक्सिमल और डिस्टल दोनों जॉइंट नजर आने चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हिप का व्यू भी आ गया है और साथ साथ हमने नी का भी जो है वो व्यू ले लिया है, ठीक है जी। अब नी एक्सरे इंडिकेशंस आफ्टर एक्यूट नी इंजरी, ठीक है, क्या इंडिकेशंस हो सकती है, आपसे पूछा जा सकता है कि क्या इंडिकेशंस हो सकती है कि हमें नी का एक्सरे कराने की जरूरत पड़ जाए, ठीक है, तो वो पेशेंट जो कि 55 इयर्स या 60 इयर्स से अबव है, ठीक है, उसमें आप जरूर एक्सरे कराएं क्योंकि बोन्स डीजनरेट होगी होंगी, बोन्स
वीक हो गई होगी तो फ्रैक्चर वगैरह ना हो गया हो, ठीक है। टेंडरनेस एट द हेड ऑफ फिब्यूला, ठीक है जी, हेड ऑफ फिब्यूला आपको पता है लेटरल साइड पे होता है। अगर वहां पे पेशेंट स्पेसिफिकली कह रहा है कि उसको टेंडरनेस आ रही है, ठीक है, या टच टू टेंडर है यानी कि हाथ लगाने से दर्द हो रही है, तो आप उसको एक्सरे का जरूर रिकमेंड करें, ठीक है। देन आइसोलेटेड टेंडरनेस ऑफ द पटेला, ठीक है, पेशेंट कह रहा है कि पटेला के ऊपर उसको स्पेसिफिकली जो है वो दर्द हो रही है, ठीक है, तब भी आप उसको जरूर एक्सरे रिकमेंड करें, ठीक है बच्चे। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि पटेलो फेमरल सिंड्रोम में पेशेंट आपके पास आ सकता है और वो कह सकता है कि मुझे पटेला के ऊपर दर्द हो रही है, ठीक है ना, और वेट बेरिंग नहीं हो रही है, तो हम उसको एक्सरे जो है वो रिकमेंड कर देंगे। देन इनएबिलिटी टू फ्लेक्स नी टू 90 डिग्रीज, ठीक है जी, पेशेंट 90 डिग्री तक कहता है कि मैं जो है वो फ्लेक्स नहीं कर सकता, या वो आपको ये भी कह सकता है कि जब मैं नमाज के लिए पहले नीचे बैठती थी, अब मेरा जो है वो टांग छोड़ करके नीचे बैठना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो आप उसको एक्सरे रिकमेंड करें। इनएबिलिटी टू बियर वेट डिफाइंड एज इनएबिलिटी टू टेक फॉर स्टेप्स, ठीक है जी, यानी कि पेशेंट कह सकता है कि आपको मुझसे प्रॉपर्ली वेट बेयर नहीं हो रहा है, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब पहले तो मैं जो है वो 5-10 मिनट वॉक कर लेती थी, आधा घंटा भी कर लेती थी, अब ये है कि मेरे से 1 से 2 चक्कर या 2 से 3 स्टेप्स के बाद ही मुझे पेन जो है वो शुरू हो जाती है नी के अंदर, ठीक है। तो ये बच्चों कुछ इंडिकेशंस हैं जिसमें आपने पेशेंट को नी एक्सरे जो है वो जरूर रिकमेंड करना होता है। अब इसमें से बच्चों आपको पूरा मैं आपको केस बना के दे सकती हूँ कि एक पेशेंट आपके पास आया है, वो कह रहा है कि फिब्यूला के हेड साइड पे उसको पेन है, ठीक है, और 90 डिग्री से ज्यादा उसका जो है वो फ्लेक्स नहीं हो रहा, नहीं उसको वेट बेरिंग प्रॉपर नहीं हो रही, ठीक है, एज उसकी जो है वो क्या है 65 है, ठीक है, तो आप जो है वो इसको एक्सरे रिकमेंड करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है, या कौन सा व्यू जो है वो रिकमेंड करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको जो है वो एक सिनेरियो जो है वो बच्चे बन के आ सकता है। देखिए बेटा, अब आप सब लोगों ने जॉइंट्स पढ़े हुए हैं, ठीक है, उनकी एनाटॉमी पढ़ी हुई है, तो ये आप सब बच्चे अपने जो है वो एनाटॉमी की बुक से और यहाँ से जरूर रिवाइज कर लें कि हर जॉइंट से रिलेटेड कौन कौन से एनाटॉमिकल मार्किंग्स हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं एनाटॉमिकल मार्किंग्स, ठीक है जी। ये हमारे पास लैटरल फेमरल कंडाइल है, ये मीडियल फेमरल कंडाइल है, ये पटेला है, ये मीडियल एपिकंडाइल है, ये लैटरल एपिकंडाइल है, ये हेड ऑफ फिब्यूला है, ठीक है, ये तिबिया है, फिब्यूला है, ये इंटरकंडाइलर एमिनेंस है, इसी तरह से फिर तिबियल प्लेटी है, तिबियल कंडाइल्स हैं, ये जितनी भी एनाटॉमिकल मार्किंग्स हैं ये सब आप लोगों को जो है वो आनी चाहिए। इसका बच्चों मैं आपको वैसे एक बहुत अच्छा जो है वो सोल्यूशन बताऊंगी कि याद करने के लिए आप क्या करें कि आप इमेजेस निकालें गूगल से, ठीक है, जिसकी मार्किंग ना हुई हो, ठीक है, और उसके ऊपर आप खुद से जो है वो मार्किंग किया करें, ताकि आपको जो है वो पता चल जाएगा। अगर पेशेंट आपके पास आया और वो कहता है कि मेरा उसका फ्रैक्चर आपको यहाँ नजर आ रहा है, ठीक है ना, इधर फ्रैक्चर नजर आ रहा है, तो आप ये ना कहेंगे भाई ये कौन सा एरिया है, आपको पता हो कि ये मीडियल एपिकंडाइल है, ठीक है। तो नेट से गूगल से इमेजेस निकालें और उसको खुद से जो है वो क्या करें उसकी जो है वो लेबलिंग स्टार्ट कर दें, ठीक है बेटा। देन टिबिया एंड फिब्यूला सीरीज, ठीक है जी, ये एपी व्यू है और ये इसका लैटरल व्यू है। Ankle radiographs are performed for a variety of indications including ankle trauma, ठीक है जी, एंकल पे गिर गया पेशेंट, पाँव मुड़ गया, आपने एक्सरे जरूर रिकमेंड करना है। बोनी टेंडरनेस एट द पोस्टीरियर एज ऑफ द टिप ऑफ द लैटरल मेड्यूलस, ठीक है जी, पेशेंट को किसी किस्म की बोनी टेंडरनेस यानी कि वो ऐसे कहेगा कि डॉक्टर साहब मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे बोन अंदर से चुभ रही है, ठीक है ना, या बोन के ऊपर आप हाथ लगा रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा उसको पेन हो रहा है, तभी आप उसको एक्सरे जरूर रिकमेंड करेंगे। बोनी टेंडरनेस एट द पोस्टीरियर एज ऑफ द टिप ऑफ द मीडियल मेन्यूलस, यानी कि मीडियल और लैटरल मेन्यूलस जो दोनों हमारी बोनी प्रोमिनेंसेस होती हैं, अगर इसके ऊपर पेशेंट को जो है वो पेन आ रहा है तो इसका मतलब है कि पेशेंट को एक्सरे जो है वो जरूरी हो गया है, ठीक है। इनएबिलिटी टू वेट बियर, ठीक है, आपको पता है कि बेसिकली जो एंकल जॉइंट है वो हमारा कौन सा जॉइंट होता है, वेट बेरिंग जॉइंट होता है, ठीक है। तो अगर पेशेंट वेट नहीं बियर कर पा रहा तो जरूरी है कि आप उसको एक्सरे जो है वो रिकमेंड करें। देन नॉन ट्रोमेटिक एंकल पेन, ठीक है, जरूरी नहीं है कि पेशेंट आपके पास आया है और वो कहेगा कि मेरा पाँव मुड़ गया या मैं गिर गया हूँ तभी आप उसको जो है वो, या कोई एक्सीडेंट हो गया तो तभी आप उसको रिकमेंड करेंगे, ठीक है। कभी कभी ये होता है जिसमें आपको बताया ऑस्टियोपोरोटिक बोन्स होती है पेशेंट की, तो स्ट्रेस फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है, यानी कि पेशेंट के वेट से ओबीस पेशेंट है, बोन्स ऑस्टियोपोरोटिक हो गई हैं, तो क्या हुआ विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ बोन्स के अंदर हेयरलाइन फ्रैक्चर था और वो करता करता फ्रैक्चर जो है वो ज्यादा डेवलप हो गया, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि गिर के पेशेंट आया है, कोई हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा के साथ आया है तभी आपने उसको रिकमेंडेशन है जो है वो एक्सरे की करनी है, आपने पेशेंट की कंडीशन देखनी होती है, ठीक है, कि पेशेंट की कंडीशन क्या है उसके अकॉर्डिंगली आपने जो है वो उसको एक्सरे रिकमेंड करना होता है, ठीक है। या कभी कभी आपने जो है वो पेशेंट को सेफ साइड पे देखने के लिए कि उसको फ्रैक्चर है या नहीं है, नहीं है तो दैट्स इट, ठीक है, अब क्लियर हो गया। अब आप उसके सॉफ्ट टिश्यू की हीलिंग पे जो है वो काम करेंगे, ठीक है बच्चों। इसी तरह से ये एंकल का आपको क्लियर सा इमेज नजर आ रहा है, ठीक है, तिबिया फिब्यूला तिबियो टेलर जॉइंट है, ये टेलस है, दिस इज नाविकुलर क्यूबॉइड है,
यूनिफॉर्म बोन्स हैं, ये 3 हमारे पास, ठीक है। इसी तरह से ये कैल्केनियम है, ये आपको जो है वो सेकंड ये लैटरल व्यू था और ये एपी व्यू नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये सारे जो है वो आउटलाइंस और लेबलिंग आपको जो है वो जरूर आनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे ये एंकल नजर ही आ रहा है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे इस तरह से आप देखिएगा कैलस फॉर्मेशन हो जाती है पेशेंट की, ठीक है, स्पाइक बन जाती है उसकी, या उसको स्पर कहते हैं, वो बन जाता है। और उस स्पर में क्या होता है, पेशेंट आपके पास जो है वो आके कहेगा कि भाई मुझे जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो पाँव में जो है वो दर्द आ रही है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि जी दर्द आ रही है, तो आपको सबसे पहले इंडिकेशन जाननी चाहिए कि पेशेंट की अगर हील में दर्द आ रही है तो इसका मतलब है कि क्या हुआ है, वहां पे किसी किस्म का कोई हील स्पर जो है वो बन गया है, ठीक है। तो ये जिस वेट अ मिनट में आप लोगों को दिखाती हूँ। ठीक है बेटा, ये देखिए आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये देखिए ये हील स्पर बना हुआ है, ठीक है। इसको हम कहते हैं हील स्पर, बोनी प्रोजेक्शन होती है, ठीक है। इसी तरह से एक होता है कैल्केनियन स्पर, ठीक है। उसमें यहाँ होती है, यहाँ पे आपको कैल्केनियन के ऊपर जो है यहाँ पे इस पॉइंट में नजर आ रही होती है, ठीक है, स्पेसिफिकली। तो ये जो है वो इस तरह से हील स्पर्स आपको जो है नजर आ रहे हैं। अगेन वही मैंने आपको बताया कि आपसे पेशेंट पूछा जा सकता है कि पेशेंट हील जो है वो बोन में अगर आपको पेन जो है वो कह रहा है, तो क्या उसका रीजन हो सकता है, ठीक है। और आप उसको जो है वो एक्सरे किस कंडीशन में जो है वो रेफर करेंगे, क्या व्यू जो है वो उसमें क्लियर होगा पेशेंट का हील का पेन का में डायग्नोस करने के लिए, ठीक है। तो आप देखिए एपी व्यू में तो बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा, किस व्यू में क्लियर हो रहा है, लैटरल व्यू में हमें पता चल रहा है कि हील में कोई मसला है या नहीं है, ठीक है बच्चों। बेसिक व्यूज ऑफ द हिप जॉइंट, एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू ऑफ द बोथ हिप्स, एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू सिंगल हिप, ठीक है। अब बेसिकली हिप जॉइंट के लिए हम एपी व्यू जो है वो ज्यादा प्रेफरेबली जो है वो यूज कर रहे होते हैं, ठीक है बच्चों। अब ये अगेन जो है वो आपके पास हिप की जो है वो लेबलिंग है, ये हमारे पास सैक्रम नजर आ रही है, ग्रेटर शैटिक नॉच है ये बेसिकली, ठीक है। ये पोस्टीरियर इंफीरियर ये आइलिक स्पाइन है, ये हमारे पास इंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन होती है, ये इंफीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन है। दिस इज बेसिकली ऑब्चुरेटर फोरामेन, ठीक है। ये हमारे पास ईस्टियर ट्यूबरोसिटी है। तो ये सारी आउटलाइंस जो कि आप लोग एनाटॉमी में पढ़ चुके हैं, इसलिए बच्चों आप लोगों को जो है वो जरूर ये आनी चाहिए, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि बेसिकली जो है वो आपने एक्सरेज के लिए स्पेसिफिकली हम कौन कौन से व्यूज जो है वो यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। एपी है, लैटरल है, ओब्लिक है। फिर बच्चे मैंने आपको कुछ स्पेशल व्यूज बताए हैं, ठीक है ना, कुछ स्पेशल कंडीशंस थी, और उन स्पेशल कंडीशंस में हम कौन कौन से जो है वो व्यूज पेशेंट को रेफर कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको जरूर पता होना चाहिए। देन फिर मैंने आपको बताया बेटा कि जब भी आपने कोई भी एक्सरे देखना है बोन्स का स्पेसिफिकली, तो आपने उसमें क्या क्या फाइंडिंग्स जो है वो देखनी है, ठीक है। अलाइनमेंट देखनी है, बोन डेंसिटी देखनी है, कार्टिलेज देखनी है, जॉइंट स्पेसेस देखनी है, कॉर्टिकल आउटलाइंस देखनी है, एंड दिस एंड दैट, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चे जो है वो हमने देख लिया कि जो है वो मैंने आपको बताया कि स्पेसिफिकली डोर्ड लिम्ब में आपको एनाटॉमिकल लेबलिंग और एनाटॉमिकल मार्किंग जो है वो उसका जरूर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हिप में कहाँ पे जो है वो ग्रेटर ट्रोकेंटर है, कहाँ पे लेसर ट्रोकेंटर है, ठीक है। एसिलेबुलर जो है वो कहाँ पे नॉच, ठीक है। जो है वो आपके पास कैल्केनियस कहाँ पे लोकेटेड है, ईच एंड एवरी जॉइंट आपको जो है वो उसका जो एनाटॉमिकल मार्किंग है, लेबलिंग है, वो आपको आनी चाहिए, ठीक है बच्चे। और सेकेंडली जो है वो आपको थोड़ा सा ये भी आइडिया होना चाहिए कि पेशेंट आपके पास किन इंडिकेशंस के साथ आता है, तो आपको जो है वो उसको एक्सरे जो है वो रेफर करना होगा, ठीक है। तो वो इंडिकेशंस भी मैंने आपको जो है वो बता दी है, ठीक है बच्चों। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आप में से किसी भी स्टूडेंट का यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बेटा पूछ सकते हैं। सारे स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया बेटा? हैंड रेज करके आप जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं, कहीं भी कोई भी बात आपको क्लियर नहीं हुई, कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो। मैम मॉडिफाइड डन एक्सरे एक दफा बता दें। अच्छा जी, कौन सा आपने कहा है? मॉडिफाइड, मॉडिफाइड मर्चेंट व्यू, जस्ट ये वाला मॉडिफाइड डन व्यू,
देखिए बेटा मैंने आपको बताया है जो डन व्यू है बेसिकली और जो मॉडिफाइड डन व्यू, पहले तो आप ये देख लें कि ये हमने करवाना क्यों है, ठीक है, क्यों कराना है, प्रीमेच्योर आर्थराइटिस, कौन सा, फेमरल हेड का, ठीक है, यानी कि हिप जॉइंट का अगर प्रीमेच्योर आर्थराइटिस हो रहा है, ठीक है, अर्ली एज में आर्थराइटिस हो रहा है, इन्फेंट्स में हो रहा है, जो यंग एज के बच्चे हैं उनमें हो रहा है, तो हमने उसमें जो है ये करवाना है दो व्यूज, डन व्यू और मॉडिफाइड डन व्यू, ठीक है, ये तो आपको पता चल गया कि हमने करवाना क्यों है, इंडिकेशन क्या है इस व्यू की, ठीक है। अब सेकंड आपके लिए जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि मॉडिफाइड डन व्यू और डन व्यू दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो अब मैंने आपको बताया था कि जो डन व्यू होता है उसमें हम पेशेंट को ये पोजीशन बनाते हैं, यानी कि 90 डिग्री पे हिप और नीज जो है वो फ्लेक्स करवाएंगे, ठीक है, और लेग्स जो है वो 15 से 20 डिग्री पे क्या होंगी, एबडक्टेड होगी, ठीक है। इस व्यू का मैंने आपको बताया था बेटा फायदा ये होता है कि आपको हिप जॉइंट और पेल्विस दोनों के जो है वो इंफॉर्मेशन एट द सेम टाइम मिल जाती है, ठीक है ना, आपको हिप जॉइंट को भी पता चल जाएगा कि हिप जॉइंट में कोई फ्रैक्चर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, और हिप और पेल्विस से रिलेटेड जो है वो कोई आपको और प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, ठीक है। यहाँ पे ये एक्सरे इतना क्लियर नहीं है, अदरवाइज ये बड़ा क्लियर सा जो है वो इमेज जो है वो आ रहा होता है आपके पास, ठीक है। यहाँ कोई सैक्रम का फ्रैक्चर है, ठीक है, तो वो भी आपको इसमें जो है वो बड़ा इजीली पता चल जाता है। उसके बाद जो मॉडिफाइड डन व्यू था उसमें ये था कि हमने पेशेंट की पोजीशन चेंज कर दी है, ठीक है, 45 डिग्री पे यहाँ पे हमने हिप को फ्लेक्स किया है और अगेन ऊपर से एक्सरे बीम आएगी, यहाँ से पास करेगी और आपके पास जो फेमरल हेड है उसका इमेज जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस सिर्फ यही है पोजीशन का, दोनों में व्यूज में पोजीशन का डिफरेंस है, अदरवाइज जो इंडिकेशन है क्यों हमने ये पेशेंट को रेफर करना है वो हमने फेमरल हेड के प्रीमेच्योर आर्थराइटिस के लिए जो है वो रेफर करना है, ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया? जी मैम, थैंक यू। हाँ जी, एनीवन एल्स? अच्छा जी, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं, ओके फाइन बेटा जी। यहाँ से हम चले जाते हैं क्विज पे। अच्छा जी, जी मुझे बताएंगे जिनसे मैं पूछूंगी। विनिश बेटा अनम्यूट करें जल्दी से, शाबाश, हमारे पास टाइम नहीं है, अनम्यूट योरसेल्फ विनिश। ठीक है विनिश, आपके एब्सेंट मार्क हो जाएगी क्योंकि आपने जो है वो मुझे रिस्पॉन्स नहीं किया। बुरहानुल्लाह बच्चे अनम्यूट करें जल्दी से, शाबाश, सारे बच्चे सो रहे। मैम ओब्लीक फ्रैक्चर। ओब्लीक फ्रैक्चर। स्पाइरल और कोई स्टूडेंट इसको? मैम स्पाइरल है। स्पाइरल फ्रैक्चर है मैम स्पाइरल फ्रैक्चर। ठीक है, वेरी गुड, जिन्होंने स्पाइरल का है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है बेटा। देखिए इसमें क्या है, बोन में ये आपको स्पाइरल फॉर्म से ऐसे नजर आ रही है, ओब्लिक में आपको पूरा से एक डायगोनल सा पैटर्न नजर आएगा, डायगोनल लाइन आपको नजर आएगी, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि बोन रोटेट भी हो रही है, एंगल भी उसमें रोटेट हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा है जी, स्पाइरल फ्रैक्चर। अच्छा जी, एक्सरे फाइंडिंग बतानी है इसकी, ये हमें बताएंगे जी बेटा मेरा जी, हमें कौन बताएगा, जवेरिया खालिद बेटा अनम्यूट करें जल्दी से, शाबाश बताएं जवेरिया खालिद। अच्छा जी, नेहा खावर आप बेटा अनम्यूट करें, मुझे बताएं इस एक्सरे की क्या फाइंडिंग आपको नजर आ रही है? मैम ओब्लिक फ्रैक्चर। बेटा किधर है फ्रैक्चर? मैम डिसलोकेशन। कहाँ पे? मैम हम डिसलोकेशन। पे हैं। सॉरी, चले मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए बेटा इसमें मैंने अभी आपको पहले बताया था कि हमने क्या करना है, बोनी वर्टिकल लाइंस देखनी है, ठीक है, बोनी अलाइनमेंट देखनी है। अब आप देखिए, आप जरूरी नहीं है कि एक्सरे के अंदर फ्रैक्चर ही नहीं आना है, आप देखिए यहाँ पे कोई फ्रैक्चर नहीं है बच्चे, कोई फ्रैक्चर नहीं है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ ये मसला आ रहा है, ये मसला आ रहा है, ये देख रहे हैं आप, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमने कॉर्टिकल आउटलाइंस देख ली। अब मैंने आपको बताया था कि अगर आपको फ्रैक्चर नहीं नजर आएगा तो आपने सेकंड क्या करना है, बोनी अलाइनमेंट देखनी है। आप इसकी अलाइनमेंट देखिए, नॉर्मल, इसकी नॉर्मल, इसकी नॉर्मल, इसकी नॉर्मल, इसकी नॉर्मल है ये, ठीक है। इस तरह से, यही तो मैंने आपको बताया है कि आपने इस तरह से फाइंडिंग्स देखनी है, तो आपने सारे पॉइंट्स माइंड में रखने हैं, ठीक है ना, एबीसीडी वाला रूल भी आपने माइंड में रखना है। अच्छा जी, फॉर द एवेल्युएशन ऑफ हैंड एंड फीट व्हिच व्यू इज मोस्टली प्रेफरेबल, एपी, लैटरल, ओब्लिक, बोथ ए एंड सी, ये बताएंगे नुमान सिद्दीकी। जल्दी से बेटा नुमान अनम्यूट करें।
3 स्टूडेंट्स की तो मैंने एब्सेंट लगा दी है, विनेश की, जवेरिया की और कवल खावत, कवल की आई डोंट नो क्या नाम है, नेहा की। नुमान भी प्रेजेंट नहीं क्लास में। चलिए 4 बच्चों की आज एब्सेंट लगी है। निम्रा अब्बास, मैम बहुत एज हाँ जी, बोथ ए एंड सी, ठीक है। ये अभी आपको मैंने पहले भी बताया था कि आपने जो है वो प्रेफरेबल जो है वो हैंड एंड फीट के लिए हमारे पास ए पी एन और बी क्यू होता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच बच्चों। अभी भी आप में से किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा जी, आप लोगों में से किसी का क्वेश्चन नहीं है? एलएमएस एनरोलमेंट में जिन स्टूडेंट्स को इशू आ रहे थे मैंने उनको जो है वो मैनुअली एनरोल कर दिया है, ठीक है। तो अब आप एलएमएस से जो है वो अपना जरूर लेक्चर्स देखें और वहां से आप पढ़ें, ठीक है। बेटा आप प्रेजेंट है नुमान, तो आपने मुझे एट द टाइम जो है वो रिस्पांस क्यों नहीं किया? बेटा देखिए, जो स्टूडेंट गलत बता रहे हैं मैं तो आपको भी कुछ नहीं कह रही, आपने सिर्फ रिस्पांस करना है क्लास में, दैट्स इट, ठीक है ना। गलत कर दें उसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। चलिए बच्चे, इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी सैटरडे को क्लास होगी और जो हमारी लास्ट क्लास मिस हुई है फर्स्ट मई के ऑफ से, उसकी भी मेकअप क्लास जो है वो हम रखेंगे। आप सब लोग क्लास में टाइम से आया करें और पढ़ के आया करें, ठीक है। अदरवाइज मेरा यहाँ पे लेक्चर देने का बेटा फिर कोई फायदा नहीं है, ठीक है जी। एनीथिंग एल्स, किसी स्टूडेंट ने कुछ पूछना है? अगर नहीं है तो बता दें, मैं फिर क्लास एंड कर दूँ। चलिए, कोई क्वेश्चन नहीं आप लोगों का? ओके बच्चों, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।